होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों पर चालू रख रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में जैसा कि मैंने पहले बताया था 3 पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें प्राचीन में, मध्य में और आधुनिक में। ठीक है, तो हमें इन तीनों को कवर करते हुए चलना है। अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य राजस्थान का इतिहास। मध्य राजस्थान के इतिहास में हमारा आज का टॉपिक है मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। मारवाड़ में राठौड़ वंश हुए हैं। हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक तो बीकानेर के राठौड़ और जोधपुर के राठौड़। दोनों से ही प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और साथ के साथ लिखते चलिएगा। क्लास से पहले मैं आपको एक थंब पॉइंट बताना चाहूंगी कि आपको एक पेज लेना है अलग से, या पेज या कॉपी कह लो, और उसके अंदर आपको क्या लिखना है, जितनी भी साहित्य की किताबें आएगी वो सब लिखते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि कला और संस्कृति में हमारा एक अलग से टॉपिक है साहित्य। तो साहित्य आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप साथ के साथ में उसमें नोट डाउन करते चलेंगे। ये अलग से किताबें एक साथ भी याद नहीं होगी, तो आप मेरे साथ चलिए, उसको याद करते चलिए, उसको लिखते चलिए। और दूसरी चीज ये, क्लास के साथ में आपको कॉपी पेन रखना है, आपको भी साथ में नोट डाउन करना है। मैं बोलूं उसको सुनिए, फिर उसको कॉपी में लिखिए। 3 बार रिविजन होगा आपका। सबसे पहले मैं कहूंगी वो आप तक डिलीवर होगा। दूसरी चीज, आप कॉपी में लिखेंगे तो आपके माइंड में और थोड़ा बैठेगा। उसके बाद आप रिवीजन करेंगे। तो ये 3 रिवीजन एक साथ चलेंगे तो होपफुली आपकी हिस्ट्री अच्छी तैयार हो जाएगी मेंस तक के लिए। दूसरा पॉइंट, इसी के अंदर मैं बताती जाऊंगी कि किस तरीके से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर में कैसे आते हैं, 5 नंबर में कैसे आएंगे, 10 नंबर में कैसे आएंगे। तो हम अलग अलग ना पढ़ के साथ में ही हम प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ माइंड में ये ना रखें कि हमें एग्जाम प्री का निकालना है, मेंस भी लिखना है। आप लोगों को, आप सभी लोगों को लिखना है जो देख रहे हैं। तो आप साथ के साथ में पढ़ते चलिएगा कि मेंस का क्या पैटर्न। आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूं आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में, यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर करवाएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले राजा है राव सिंहा। राव सिंहा, जिनको क्या कहते हैं, राठौड़ वंश के संस्थापक। इन्होंने राठौड़ वंश की शुरुआत करी थी। कहां पर? मारवाड़ में। हम मारवाड़ में जोधपुर पढ़ रहे हैं, बीकानेर हम इसके बाद पढ़ेंगे। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से इन्होंने कन्नौज से ये मारवाड़ आए थे। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव सिंहा। इन्होंने राजधानी बनाई थी खेड़ बाड़मेर को। अब देखो, हम मारवाड़ के पढ़ रहे हैं तो बाड़मेर भी आएगा, तो ध्यान रखना पहली राजधानी जो थी वो क्या थी? खेड़ बाड़मेर। आरपीएससी का पैटर्न रहता है कि राजधानियों पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको घुमाने के लिए वो अलग अलग राजधानियां देंगे। मारवाड़ में बीकानेर की भी दे सकते हैं, जोधपुर की भी दे सकते हैं, तो हमें राजधानी पढ़ते चलना है। यही पैटर्न अपना मेवाड़ में भी रहेगा। मेवाड़ में भी राजधानियां पूछी जाती है। तो पहली राजधानी कौन सी रही थी? खेड़ बाड़मेर। फिर आती है छतरी। देखिए, छतरी पे भी प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मिलान करो में इधर आपके राजा दिए जाएंगे, इधर आपकी छतरी दी जाएगी। आपको सुमेलित असुमेलित करना है, मिलान करो, असंगत छाटो, ये क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं। तो आपको छतरी याद करते हुए चलनी है। राव सिंहा की छतरी कहाँ थी? बीठू। और बीठू कहाँ आता है? पाली में। राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव सिंहा। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से कन्नौज से मारवाड़ आए थे। राजधानी याद होनी चाहिए, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, खेड़ बाड़मेर। और छतरी थी इनकी बीठू
पाली में, राइट। नेक्स्ट राजा राव दुहड़, राठौड़ों की कुल देवी। जब आप लोक देवियां और लोक देवता पढ़ेंगे तब आप कुल देवी, इष्ट देवी, ये सब आपको सभी वंश की याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो राठौड़ों की कुल देवी कौन थे? नागणेची माता, ये आपको याद करना है। राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। यहीं पर एक फैक्ट और आप याद करना चाहो, एक प्लस नेक्स्ट रिवीजन के लिए, गुहिल वंश की कुल देवी कौन है? गुहिल वंश की कुल देवी है बाण माता, ठीक है। देखिए कुल देवी और इष्ट देवी दोनों अलग होते हैं तो दोनों को रिलेट नहीं करना है, याद करते चलिएगा। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? नगाड़ा, बाड़मेर। जैसा कि अब कुल देवी का मंदिर है तो फेमस होगा, तो आपसे सीधा पूछेंगे नागणेची माता की मूर्ति किसके द्वारा लाई गई थी? किसके द्वारा लाई गई थी? राव दुहड़ के द्वारा। कहां से लाई गई थी? कर्नाटक से लाई गई थी, ठीक है। याद करते चलिए, कहां से लाए थे? कर्नाटक से लाए थे। कौन लाए थे? राव दुहड़ लाए थे। कुलदेवी कौन है? नागणेची माता। मंदिर कहाँ है? नगाड़ा, बाड़मेर। क्लियर है? राव सिंहा और राव दुहड़। आगे बढ़ते हैं हम। मल्लीनाथ जी, देखिए फिर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों को आप साथ ही देखिए कि ये दोनों कोई अलग नहीं है। हिस्ट्री में कितनी बार आपके ऐसी चीजें आएगी जो सीधे सीधे आर्ट एंड कल्चर में आएगी, तो आप अगर ये भी फैक्ट्स याद करते हुए चल रहे हैं तो मान के चलिए आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा पोर्शन आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर का एक पॉइंट क्या हो गया? मल्लीनाथ जी जैसे कि शासक भी थे और इनको लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता था, तो वो प्रश्न लोक देवता में भी बनेगा, ठीक है। इन्होंने जैसे कि हमने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा था, इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? खेड़ बाड़मेर। अब देखिए प्रश्न कैसा बनेगा, 2-3 राजधानियां दे देंगे, आप इसको अनुक्रम में जमाइए कि पहले कौन सी राजधानी बनी, बाद में कौन सी बनी। तो पहले हमने देख ली खेड़ बाड़मेर बनी। नेक्स्ट देखिए मल्लीनाथ जी ने कौन सी राजधानी बनाई? मेवानगर, नाकोड़ा, बाड़मेर। तो पहली राजधानी खेड़ हो गई, सेकंड क्या हो गई? मेवानगर हो गई। समझ में आ रहा है प्रश्न कैसे पूछे जाते? प्रश्न ऐसे घुमाएगा आपको, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। खेड़ बाड़मेर और सेकंड मेवानगर किन्होंने बनाई थी? मल्लीनाथ जी ने बनाई थी। मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालानी कहते हैं। ये मालानी शब्द कहां से आया है? मल्लीनाथ जी को कितनी मान्यता होगी उनकी बाड़मेर में कि इनके क्षेत्र को ही मालानी नाम दिया गया मल्लीनाथ जी के नाम से, ठीक है। गणगौर पर इंपॉर्टेंट है, गणगौर पर मल्लीनाथ जी के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? गोंदोली के गीत। कौन से? गोंदोली के गीत गाए जाते हैं गणगौर पर। अब देखो ये भी वापस आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है, हम कोई अलग नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए हिस्ट्री में बहुत आर्ट एंड कल्चर तैयार हो रहा है। लोकगीत में आता है ये, लोकगीत में अलग से आप पूरी सारणी पढ़ेंगे और इनमें से शायद 10-15 तो अपने ऐसे ही आ जाएंगे। तो गोंदोली के गीत कौन से फेस्टिवल पर? गणगौर पर। और किन के लिए? मल्लीनाथ जी के लिए। फैक्ट याद हो गए लोक देवता के। राजधानी फर्स्ट थी खेड़, सेकंड मेवानगर राजस्थान के लोक देवता है। मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? मालानी क्षेत्र। और गणगौर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? गोंदोली के गीत, ठीक है। चलिए अब हम 4th राजा पे पढ़ते हैं राव चूड़ा। आप देखते चलिए, वापस से देखते चलिए। फर्स्ट राजधानी बताया खेड़, सेकंड राजधानी मेवानगर। अब थर्ड राजधानी क्या बनी है? मंडौर। मंडौर। तीसरी राजधानी क्या बनी है? मंडौर। राव चूड़ा, प्रतिहार शासकों ने चूड़ा से अपनी राजकुमारी की शादी और मंडौर दहेज में दिया था, इस कारण से इन्होंने राजधानी क्या बनाई? मंडौर। इनकी पत्नी का नाम था चांद कंवर, इन्होंने ही जोधपुर में क्या बनाई? चांद
बावड़ी। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। चांद बावड़ी, ये बावड़ी का टॉपिक आ गया। फिर आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का भाग इसमें आ गया। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। किसने बनाई? चांद कंवर ने। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हमने 3 राजधानियां पढ़ ली। आप तीनों राजधानियां अपने अनुक्रम में जमाएंगे कि पहली खेड़ है, मेवानगर है, मंदौर है, और इसी के आगे आप राजा के नाम लिखते चलेंगे कि किसके किसके शासनकाल में ये बनी। क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत स्मूथ चल रहे हैं हम अभी। याद करते चलिएगा। रावचूड़ा के बारे में राजधानी ध्यान रखनी है। चांद बावड़ी किसने बनवाई? चांद कंवर ने बनवाई। किसके काल में? रावचूड़ा के काल में। आगे बढ़ते हैं। आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर कराएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। जोधा, देखिए राव रणमल एक कहानी है मेवाड़ और मारवाड़ की। जब मेवाड़ भी पढ़ेंगे तब भी हमारा इसमें जिक्र होगा। मेवाड़ के शासक हुए थे राणा लाखा, और राणा लाखा के पुत्र थे चुंडा। मारवाड़ में हंसाबाई, मारवाड़ के शासक थे चुंडा, इनकी बेटी थी हंसाबाई और रणमल। इनका रोल काफी मेवाड़ पे इफेक्ट किया था। हंसाबाई की शादी जो है वो राणा लाखा से हुई थी। ठीक है, अब मैं रणमल को क्यों पॉइंट आउट कर रही हूं? क्योंकि राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र हुआ था मोकल। आगे इनका काफी रोल आएगा। इनके पुत्र होने के पश्चात रणमल का जो प्रभाव था वो मेवाड़ में काफी बढ़ गया था। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे मोकल के पुत्र मोकल की हत्या का बदला, रणमल की हत्या। ये कहानी है काफी लंबी जिसको हम मेवाड़ में कवर करेंगे। तो इस रणमल का रोल जो है मेवाड़ में काफी बढ़ गया था, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है। राव रणमल का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? जोधा। ठीक है, जोधपुर की स्थापना 1459, याद कर लो। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 में। याद हो गई? उम्मीद याद हो गई होगी आपको। यहीं पर आपको उदयपुर की बता दो तो 1559, एक और फैक्ट आपको याद हो जाएगा। साथ के साथ याद करो, मिलान करो। मैं पूछ ही ले, क्या पता कि चलो मिलान करो कौन सा जिला कब बना। 1459 में जोधपुर, 1559 में उदयपुर। अब जोधपुर में एक किला है मेहरानगढ़, आप सब लोग घूमे होंगे, नहीं गए हो तो एग्जाम के बाद चले जाइएगा। मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है? फिर आर्ट एंड कल्चर का किला आ गया। फिर आर्ट एंड कल्चर का किला कौन सी पहाड़ी पर है? मेहरानगढ़, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। देखिए ये प्रश्न फेवरेट रहता है प्रीलिम्स में। इस किले की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। अब मान लो 2 नंबर में ही आपसे मेहरानगढ़ पूछ ले मेंस में कि 2 नंबर में आप कुछ लिखो, तो आप क्या क्या लिख सकते हो? मेहरानगढ़, और देखिए तरीका क्या होगा। मेहरानगढ़ लिखा हुआ आया, आपको क्या लिखना है? कहाँ स्थित है?
स्थिति, जोधपुर, पहाड़ी, चिड़ियाटुक, और इसकी इंपॉर्टेंट बात आप ये डाल सकते हो कि इस किले की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। बाकी और हम किले के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप डीप जा सकते हो। अभी आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप अपना इतना अच्छा बेस बना लो कि आर्ट एंड कल्चर आपको अलग ना लगे। तो मेहरानगढ़ किले कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटुक। इनकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने, राइट। चलिए, जोधा ने जोधपुर की स्थापना करी थी और जोधा के ही बेटे हुए बीका, इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? बीकानेर की। ये कुछ चीजें आप नीचे ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप अभी से याद करना चाहते हैं, तो आप साथ के साथ में लिखते चलिए कि अगर 2 नंबर में लिखूं, और कोशिश करिए कि क्लास के बाद में 2 नंबर में आप इसको लिखने की कोशिश करो। बहुत सारे चीज आपको ऐसे याद होती जाएगी। राव जोधा के बारे में मोटी मोटी बातें हमने पढ़ ली। अब आते हैं राव मालदेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्री प्लस मेंस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राव मालदेव की एक तो नकारात्मक बात यह थी कि पितृहंता थे ये मारवाड़ के। इन्होंने अपने पिता किनकी? राव गांगा की हत्या करके राजा बने थे। तो ये इनको किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के पितृहंता। ठीक है, मारवाड़ के प्रथम पितृहंता। जब मालदेव राजा बने थे तो इनके पास में ज्यादा चीजें नहीं थी। इनके पास में 2 परगने थे। 2 परगने कौन से थे? सोजत, जो कि पाली में आता है, और जोधपुर, 2 ही थी। लेकिन मालदेव की नीति थी साम्राज्यवादी, वो बढ़ाता था युद्ध करके, लड़के। तो उनकी नीति साम्राज्यवादी रही है, इसलिए इन्होंने 2 से कितने ज्यादा परगने जीत लिए थे, देखो नेक्स्ट लाइन में आपको पता भी चल जाएगा। 52 युद्धों, 52 युद्ध किए थे इन्होंने, 58 परगनों का स्वामी था। जब राजा बने थे तब कितने थे? सिर्फ 2, सोजत और जोधपुर। लेकिन जैसे जैसे युद्ध जीतते गए, कितने परगने हो गए इनके? 58 और 52। ठीक है, कभी मालदेव पे बड़ा प्रश्न आ जाए तो आप इसी लाइन से चालू कीजिए, 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता। तो पहली लाइन में ही आपका बारीपन है कि आपको इतना फैक्ट पता है। ऐसे आपको मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट, राव गंगा की हत्या करके राजा बने थे, मारवाड़ के पितृहंता। जब राजा बने 2 परगने थे, 52 युद्धों और 58 परगनों का स्वामी इनको कहते हैं। अब इनके लिए एक युद्ध हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध। वो युद्ध कौन सा है? पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 में। 1541, ये हमको सन याद रखना है, हमें भूलना नहीं है। और ये किनके किनके बीच हुआ था? जैतसी प्लस मालदेव। जैतसी कहाँ के थे? बीकानेर के थे जैतसी। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिनमें कौन जीता था? मालदेव, और जैतसी की हो गई थी मृत्यु। आप जब नोट्स बनाएं तो कोशिश कीजिए आप शॉर्ट में लिख दो इनको, ठीक है, ज्यादा डीप में मत लिखिए। पाहेबा या साहेबा का युद्ध लिखा, सन लिखा, जैतसी और मालदेव यहीं पर लिखा, जैतसी की मृत्यु और मालदेव जीत गए। ठीक है, जैतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। अब आपको पता चल रहा होगा, जैसे ये लाइन है, जैतसी का बेटा कल्याणमल। जैतसी का बेटा कल्याणमल किसके पास गया? शेरशाह सूरी से। इससे कुछ आइडिया लग रहा है आपको इतिहास में अब क्या होने वाला है? पता चलना चाहिए आपको। जब अगर जैतसी की मृत्यु हो गई तो जैतसी का बेटा क्या सोचेगा कि मैं मालदेव से बदला लूं, मेरे पिता की मृत्यु का बदला लूं, उन्होंने जो क्षेत्र हमारा आधिपत्य किया है उसको वापस प्राप्त करूं। तो जैतसी के बेटे ने क्या करा? दिल्ली में शेरशाह सूरी के पास में चला गया कि ये मेरी हेल्प कर देंगे, मैं मालदेव को हरा दूंगा और मैं मेरा क्षेत्र वापस प्राप्त कर लूंगा। तो यहां से लड़ाई चालू हुई शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस स्टिल।
चलिए, शेषासुरी के पास चला गया। मालदेव ने किस पे कब्जा कर लिया? मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मेड़ता का राजा वीरमदेव। अब देखिए, दो झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या हो रहा है? एक तो जैतसी का बेटा भी शेषासुरी के पास चला गया, और मेड़ता का राजा कौन था? वीरमदेव। वो भी किसके पास चला गया? शेषासुरी के पास चला गया। मालदेव के कौन दो दुश्मन हो गए? एक तो कल्याणमल और एक वीरमदेव। ये दोनों मिले, इन्होंने कहा कि भाई ये मालदेव ने तो बहुत आतंक मचा रखा है, अपन तो कहाँ चलते हैं? दिल्ली चलते हैं। तो दिल्ली चले गए, शेषासुरी के पास चले गए, और यहां से कहानी चालू हुई शेषासुरी और मालदेव के बीच की लड़ाई की। ठीक है, जब लड़ाई होगी तो एक बड़ा युद्ध घटित होगा। तो फिर क्या होना था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है गिरी सुमेल का युद्ध। 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं, प्री में भी पूछ सकते हैं, कोई भी फैक्ट इसमें से आ सकता है, तो आपको पूरा ही याद करना है। चलिए, गिरी सुमेल का युद्ध, सबसे पहले इसका सन याद करना है, 1544। गिरी सुमेल का 1544, राइट। इनके बीच हुआ था? मालदेव और शेषासुरी। अब आपको रीजन मैंने बता दिया है। कल्याणमल जो कि जैतसी का बेटा था, कल्याणमल, और वीरमदेव जो कि मेड़ता का था, और मेड़ता किसने जीत लिया? मालदेव ने जीत लिया था। तो वीरमदेव और कल्याणमल दोनों मिलके कहां पर गए? शेषासुरी के पास में गए, राइट। कल्याणमल बीकानेर, वीरमदेव मेड़ता। अब शेषासुरी ने युद्ध जीता। किसकी सहायता से? प्री के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, जलाल खां जलवानी। नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। जलाल खां जलवानी की सहायता से क्या जीता था? शेषासुरी ने युद्ध जीता था। इसका काफी रोल था। शेषासुरी चालाकी में फेमस था, चालाकिया करता था, तो चालाकी से ही मालदेव युद्ध से हट गया। अब मालदेव के सेनापति, फिर लिखो 2 नंबर या फिर प्री, जैता और कुंपा। देखिए, कुछ सेनापति आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, आप याद करते चलिए। इनके प्रश्न प्रीलिम्स में घुमा के पूछे जाएंगे। जैता और कुंपा किसके सेनापति थे? दूसरा प्रश्न, जैता और कुंपा का संबंध किस युद्ध से था? ठीक है, तो जैता और कुंपा मालदेव के सेनापति थे। कौन से युद्ध से था? यहीं पे आपको एक मेवाड़ का फैक्ट याद करा दूं। रतन सिंह के 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। याद करते चलिए, हम मेवाड़ में फिर से पढ़ेंगे। 1303 का जो साका हुआ था उसमें गोरा और बादल का रोल था, वैसे ही जैता और कुंपा का रोल कहाँ था? मालदेव के सेनापति थे। इंपॉर्टेंट है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मतलब कि इतने से क्षेत्र के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। सोचिए, ये स्टेटमेंट निकला होगा तब शेषासुरी ने कितनी मेहनत करी होगी इस युद्ध को जीतने के लिए। नहीं, वो थक गया था कि मालदेव इतना पराक्रमी राजा था कि उसके खौफ से वो इतना भयभीत हो गया था, इनके लिए ये क्षेत्र जीतना मुश्किल हो रहा था। तो उसने क्या बोला? मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेषा ने जोधपुर पे अधिकार कर लिया और खवास खां को जोधपुर दे दिया। मालदेव कहां चला गया? सिवाना कहां आता है? बाड़मेर में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता था। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किसको कहा जाता था? सिवाना को। थोड़े टाइम तो मालदेव सिवाना रहा, उसके बाद मालदेव ने फिर से क्या करा? जोधपुर पर अधिकार कर लिया। मालदेव इतना शांति से बैठने वाले राजाओं में से था नहीं कि छोड़ दिया और हम फ्री हो गए, नहीं। मालदेव ने फिर से लड़ाई करी और जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। हालांकि बहुत गलतियां मालदेव की भी रही। मालदेव की भी गलतियां क्या रही कि उस टाइम की बात है, हुमायूं जो थे उन्होंने एक संदेशा भिजवाया था मालदेव को। वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, एक बार आप ये नोट डाउन कर दीजिए। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, किन 2 जनों ने शेषासुरी के पास चले गए थे,
जलाल खा जलवानी कौन था, जेता और कुंपा का रोल क्या था, ये आपको ध्यान रखना है वक्तव्य। जोधपुर पर अधिकार किसको दे दिया था, मालदेव कहाँ चला गया, मालदेव ने फिर से जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए कुछ पॉइंट आप मेंस के हिसाब से चलते जाइए कि हुमायूं जो थे उन्होंने मालदेव को संदेशा भिजवाया था। क्या संदेशा भिजवाया था, वो बीकानेर से होके जा रहे थे, वाया बीकानेर जा रहे थे। तो हुमायूं बीकानेर भी कह लो या आप कह लो कि राजस्थान से होकर ही जा रहे हैं, बीकानेर एक पैसिफिक कहना सही नहीं होगा, तो हम बोल देते कि राजस्थान से होकर जा रहे थे, राजस्थान से होकर जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने रास्ते में हुमायूं ने मालदेव को संदेशा भिजवाया कि तुम मेरी हेल्प करो, किसको हराने में, किसको हराने में, शेरशाह सूरी को हराने में। और ये संदेशा लेकर कौन आया, ये संदेशा लेकर आए 3 जने। कैसे याद करोगे, ए से अतका खां, एम से मीर समंद और आर से रायमल सोनी। देखिए नाम पूछते हैं, इन तीनों को आपको नोट करना है। अतका खां, मीर समंद और रायमल सोनी का संबंध किससे है, तो हुमायूं ने इनको संदेशा भिजवाया था। ठीक है, ये तीनों गए मालदेव के पास, मालदेव मान भी गया, मालदेव मान भी गए थे कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, परंतु हुआ क्या, एक गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ क्या हुई कि मालदेव के एक व्यक्ति थे मुल्ला सुर्ख। मुल्ला सुर्ख, मुल्ला सुर्ख कौन थे, इसके पुस्तकाध्यक्ष थे, ठीक है, मतलब लाइब्रेरियन थे, बुक संभालते थे वो। तो उन्होंने, मुल्ला सुर्ख ने भड़का दिया कि आप जो है इन पे भरोसा मत करो, इन पे भरोसा मत करो। वो मालदेव जो है मुल्ला सुर्ख की बातों में आ गए, उन्होंने इनको मना कर दिया हेल्प के लिए। अगर मालदेव समझदारी से हुमायूं की बात सुनता, हुमायूं और ये दोनों मिलके अगर कुछ पॉजिटिव कर पाते, तो जो गिरी सुमेल का युद्ध हम देखते हैं राजस्थान के इतिहास में, वो घटित नहीं होता और ये दोनों मिलके शायद शेरशाह सूरी को हरा पाते। तो ये जो है उनकी कमी रही। क्लियर है ये वाली चीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उमादे। उमादे जैसे मालदेव की रानी थी। अब हमें ये याद करना क्यों जरूरी है, देखिए आप पढ़ते होंगे कि एक रूठी रानी रही है राजस्थान में, वो रूठी रानी का नाम क्या था, उमादे। ये फेमस किस नाम से है, रूठी रानी। किस कारण नाराज रही, हारमली नामक दासी के कारण। हारमली नामक एक दासी थी, उसके कारण मालदेव से ये नाराज हो गई थी और विवाह के होते से ही वो चली गई थी रूठ कर। राजस्थान के इतिहास में इनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है और इनका स्वाभिमान इतना पक्का था कि कितना भी मनाने के बाद में वो इनके पास में नहीं आई, वो आजीवन रूठी रानी रही। चलिए अब मैंने आपको एक पेज बोला था जिसमें आपको बुक्स के बारे में लिखना था, साहित्य के बारे में लिखना था, तो आप बुक्स नोट करते चलिए। मालदेव का दरबारी विद्वान, पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि दरबारी विद्वान कौन है, ईसरदास। ईसरदास ने कौन सी पुस्तकें लिखी, आप पहला नंबर डालेंगे ईसरदास, और ईसरदास की पुस्तकें लिखते चलिए। हाला झालारी कुंडलिया, देवी याण और हरी रस। कौन सी है, हाला झालारी कुंडलिया, देवी याण और हरी रस। किसने लिखी, ईसरदास ने। और ईसरदास किसके दरबारी विद्वान थे, मालदेव के। क्लियर है। चलिए ये बुक वाला पार्ट जब बुक आएगी तभी आपको लिखना है। नेक्स्ट लिखिए इसमें नाम आशानंद जी। आशानंद जी, इन्होंने क्या लिखी, उमादेव भटियारी रा कवित।
और बाबा भारमलीरा दुहा। ये दोनों किताबें किसने लिखी है? आशानंद जी। अब आपको नाम ध्यान रहना चाहिए कि मालदेव के दरबारी कवि कौन हुए? दो, ईसरदास और आशानंद। अब आपको प्रश्न ही पूछ ले ऐसे कि ईसरदास और आशानंद किनके दरबारी कवि थे? तो मालदेव के थे। पूछते हैं ये, या 2 नंबर में पूछ ले आपको कि आशानंद जी की कोई 2 किताबें बताइए, ईसरदास जी की कोई 2 किताबें बताइए, तो ये 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मालदेव ने जोधपुर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। किलों का निर्माण कौन से? मेड़ता, रिया, सोजत और पोखरण। इन चारों किलों का निर्माण भी किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उपाधियों की बात करते हैं कि इनको कौन सी उपाधि मिली थी। इनको कहते थे हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा। हशमत का मतलब क्या होता है? बहुत पैसे वाला। हशमत वाला राजा मतलब बहुत पैसे वाला राजा। तो 2 उपाधियां इनको मिली थी, हिंदू बादशाह, और ये पूछा जाता है हशमत वाला राजा के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? तो मालदेव। मालदेव ने अपने बेटों को राम सिंह उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, लेकिन अपने बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। अब फिर एक लड़ाई चालू हो गई। क्या लड़ाई चालू हो गई? कि राम और उदय सिंह ये सोचने लगे कि क्यों छोटे बेटे को क्यों राजा बनाया, हम कहाँ थे? तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये तो किसके साथ हो रहे हैं अब? अकबर के साथ। और चंद्रसेन इंडिविजुअल अपनी लड़ाई करेंगे। ठीक है, मोटा मोटा पता चल गया। उपाधियां ध्यान रखनी है। हशमत वाला राजा, हिंदू बादशाह। इनके बेटे राम और उदय सिंह को राजा नहीं बनाया। किसको बनाया? चंद्रसेन को। चंद्रसेन से ये राम और उदय सिंह नाराज थे, इसलिए ये किसके पास चले गए? अकबर के पास में। बहुत इंपॉर्टेंट है राव चंद्रसेन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? हम प्रताप को क्यों जानते हैं? महाराणा प्रताप किसके लिए फेमस है? अपने स्वाभिमान के कारण। वैसे ही राव चंद्रसेन ने भी आजीवन कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। वो हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। इंडिविजुअल आइडेंटिटी थे वो अपने आप में। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि राम और उदय सिंह दोनों ही कहाँ चले गए थे? अकबर के पास में। अकबर के पास में पहुंचे कि हमारी हेल्प करो, हमें राजा बनना है। ठीक है, अकबर ने हेल्प करी और किस पे आक्रमण कर दिया? जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। जैसे जोधपुर पर आक्रमण कर दिया तो चंद्रसेन उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। प्रिपरेशन की जरूरत होती है युद्ध में। तो वो कहाँ चले गए? वो भद्रार्जुन जालौर चले गए। कहाँ चले गए? भद्रार्जुन जालौर चले गए। ठीक है, अब बात आती है 1570। एक बहुत बड़ा पड़ाव राजस्थान के इतिहास में। 1570 क्या हुआ था? नागौर दरबार लगा था। क्या हुआ था? नागौर दरबार लगा था। क्या है नागौर दरबार? किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। क्यों लगाया था? इसलिए लगाया था, अकबर ने पहले के राजाओं की पूरी स्ट्रेटेजी देख ली थी और अकबर इस मामले में बहुत समझदार था। तो अकबर ने सोचा युद्ध से तो मैं इनको प्राप्त नहीं कर सकता। युद्ध राजस्थान अपने स्वाभिमान के कारण फेमस था। इतने युद्ध करके तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, तो हम और क्या नीति अपनाएं? तो अकबर ने मित्रता की नीति अपनाने के लिए, क्या कहते हैं, मित्रता की नीति अपनाई और कहा कि मैं दोस्ती के साथ में राजाओं को जोड़ूंगा। ठीक बात है। तो उसके लिए नागौर दरबार लगाया। राजस्थान के सभी क्षेत्रों के राजाओं को बुलाया गया और उनको पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें बताई गई। हम आपके साथ हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ को समझ में आई तो उन्होंने अकबर के अधीन हो गए और जो स्वाभिमानी थे वो अलग हो गए। ठीक है। तो इस नागौर दरबार में किन्होंने नहीं करी? एक तो राव चंद्रसेन ने नहीं करी, महाराणा प्रताप ने नहीं करी। तो ये देखिए, अब ये स्टेटमेंट आप समझ पाएंगे कि 1540 में अकबर गए तो सही,
अकबर के बुलाने पे चंद्रसेन गए तो सही, लेकिन अकबर का भाई पहले से उपस्थित थे क्योंकि वो अकबर के साथ हो गए थे। उदय सिंह को देख के वो बोले चलो अपन चल लेते हैं, और उनका अधीनता स्वीकार करनी भी नहीं थी। अब आपको पता है कि देखिए जोधपुर पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन कहाँ चले गए, भद्राजुंड। फिर अकबर ने भद्राजुंड पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन कहाँ चले गए, सिवाना। अब देखिए जब पहले भद्राजुंड गए फिर सिवाना गए, इधर से उधर वो भाग ही रहे हैं अभी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इनसे, क्यों इनको उपाधि दी है। पहले भद्राजुंड गए फिर सिवाना गए। चंद्रसेन ने आजीवन संघर्ष किया, अकबर की अधीनता पर कभी भी स्वीकार नहीं करी। अंत में ये प्रश्न पूछा जाता है, चंद्रसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी। सारण की पहाड़ियों में सिंचियाई पाली नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं, हमें याद करते चलना है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है हिस्ट्री में। आप जितना याद करेंगे, जितने फैक्ट्स आपको याद होंगे, उतना आप बेटर परफॉर्म करेंगे। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि आप छोड़ दीजिए, नहीं, हिस्ट्री में कुछ भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, डिफिकल्ट पेपर में पूछी जा सकती है, और पैटर्न अब डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको सारी चीज़ें याद करते हुए चलनी है। और मेरे साथ चलिए, सारण की पहाड़ियों में सिंचियाई पाली में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। अब बीकानेर के राय सिंह, जैसे आपको इस स्टेटमेंट से पता चल रहा होगा कि प्रशासक क्यों नियुक्त करेगा, जिसने नागौर दरबार में उनकी अधीनता स्वीकार कर ली होगी। तो एक फैक्ट और याद हो गया क्या, कि राय सिंह जो कि बीकानेर के थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये राव चंद्रसेन की मोटी मोटी बातें हैं। मारवाड़ का प्रताप क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे प्रताप ने पूरे आजीवन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी, राव चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं करी। प्रताप का अग्रगामी प्रताप से पहले वो नागौर दरबार छोड़कर चले गए थे, अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। भूला बिसरा राजा सिवाना, सिवाना से भद्राजुंड, भद्राजुंड से सिवाना, सिवाना से सारण, तो इसलिए इनको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। याद हो जाएंगी राव चंद्रसेन की बातें, बहुत इजी है। अब देखिए, आपको इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी। हमने प्रताप के बारे में और चंद्रसेन के बारे में काफी चीजें रिलेट करी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें समानताएं क्या है, क्या क्या समानता होगी। पहला पॉइंट जो मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि इन्होंने दोनों ने ही अधीनता स्वीकार नहीं करी, स्वीकार नहीं करी, राइट। पता चल रहा है आपको, दोनों ने ही अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि प्रताप के भी भाई कौन थे, जगमाल। और अभी मैंने आपको बताया चंद्रसेन के भाई कौन थे, राम और उदय सिंह। ये दोनों ही भाई जो है अपने भाइयों से एंटी थे, दोनों को ही सपोर्ट नहीं मिला, तो दोनों एक दूसरे से एंटी थे। ये मेंस के एस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए मैं आपको साथ में बताती हुई चल रही हूँ। दोनों ने ही अधीनता स्वीकार नहीं करी, दोनों के ही भाई जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। अब आप देखोगे कि प्रताप ने जब आक्रमण किया था तब मेवाड़ का काफी क्षेत्र पर भी आधिपत्य करा था, और यहाँ पर जोधपुर पर भी आक्रमण किया था। तो अकबर ने दोनों के काफी क्षेत्र पर आधिपत्य किया। ठीक है, दोनों ही अपने स्वाभिमान के लिए फेमस थे, दोनों ने ही नागौर दरबार का त्याग किया, दोनों ने ही नागौर दरबार का त्याग किया, और छापामार युद्ध प्रणाली को फॉलो किया। पहाड़ियों के बीच में छिपकर जो आक्रमण करने वाली होती है उसको कहते हैं छापामार। तो दोनों ने ही छापामार युद्ध प्रणाली को फॉलो किया।
ये तो हो गई इनकी समानताएं कि भाई हाँ इस कारण से हम इनको चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। क्या कुछ असमानताएं भी रही क्या? हाँ, कुछ असमानताएं तो रही। तो अब बात करते हैं हम असमानता की। असमानता क्या क्या रही? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा प्रताप के बेटे हुए थे अमर सिंह। हालांकि अमर सिंह ने संधि कर ली थी 1615 में जहांगीर से, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रताप का जो स्वाभिमान है, या कह लो कि प्रताप ने जो संघर्ष चालू किया था अधीनता स्वीकार न करने का, वो कंटिन्यू रखा है। लेकिन चंद्रसेन के मामले में इनका कोई उत्तराधिकारी ऐसा नहीं था जिन्होंने इसको कंटिन्यू रखा, तो प्रताप के समय तो अमर सिंह ने फिर भी इनको कंटिन्यू रखा, लेकिन चंद्रसेन का कोई उत्तराधिकारी ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने इनको कंटिन्यू रखा। दूसरी चीज, प्रताप के टाइम पे आप पढ़ेंगे कि इन्होंने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा, इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा। अगर आप थोड़ा और याद करना चाहें, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। प्रताप ने सीधे सीधे 2 युद्ध लड़े, पर हमने चंद्रसेन के बारे में पढ़ा क्या कहीं कि युद्ध हुए हो? नहीं हुए युद्ध। तो चंद्रसेन ने सीधे कोई युद्ध नहीं लड़ा, ठीक है। अब देखिए, प्रताप ने अपना एक केंद्र बनाया था चावंड में। इस चावंड की जगह पर ये अपने सारे युद्ध की डिस्कशंस करता था, कैसे आगे किया जाना। लेकिन चंद्रसेन के पास में ऐसा कोई केंद्र नहीं था, राइट। चलिए, हमने यहां तक पढ़ा था। अब चौथा पॉइंट क्या है कि अकबर से जो दुश्मनी थी, किसकी? प्रताप की। अकबर की दुश्मनी प्रताप से जब प्रताप का राजतिलक हुआ था तभी से स्टार्ट हो गई थी। कब हुआ था राजतिलक? अगर हम फर्स्ट कहेंगे तो फर्स्ट कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। देखिए, फिर शब्दों का खेल, सेकंड कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में, ठीक है। तो जब से इनका राजतिलक स्टार्ट हुआ था तब से अकबर से इनकी एंटी स्टार्ट हो गई और लड़ाई चालू हो गई। लेकिन चंद्रसेन की बात करें तो चंद्रसेन की लड़ाई कब से चालू हुई थी? जब नागौर दरबार लगा था तब से स्टार्ट हुई। ये पॉइंट भी क्लियर है। पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रताप की हेल्प करी थी फाइनेंशियली 2 जनों ने, भामाशाह और ताराचंद जैसे दानवीरों ने उस टाइम पे उनको फाइनेंशियल हेल्प करी थी युद्ध के लिए। लेकिन अगर चंद्रसेन के बारे में बात करें तो चंद्रसेन के पास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने इनकी फाइनेंशियली हेल्प करी हो। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह, इसमें नागौर दरबार, हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ नागौर दरबार के बारे में, वापस से मैं आपको बता रही हूँ। नागौर दरबार, उनका उद्देश्य उस टाइम पे अकाल 1570 अकाल पड़ा हुआ था। उन्होंने क्या कहा कि अकाल राहत का कार्य चालू करवाना है तो नागौर दरबार आयोजित करते हैं। लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। तो ये वास्तविक उद्देश्य जो था उसके हिसाब से किसने किसने अधीनता स्वीकार करी? कल्याणमल के बारे में मैं बता चुकी हूं पहले भी, बीकानेर के थे, ठीक है। उदय सिंह के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ, चंद्रसेन के भाई थे। आपको टॉप एक और पॉइंट क्या याद करना है? हरराज कहाँ के थे? जैसलमेर के। तो इन तीनों ने अधीनता स्वीकार करी थी, कल्याणमल, हरराज, उदय सिंह। अब प्रश्न आता है प्री के हिसाब से, मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था या कौन सा प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी? ठीक है, तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। अब नागौर दरबार का महत्व, ये फिर मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है। नागौर दरबार का महत्व, अकबर ने जो सोचा था कि बिना लड़ाई किए अगर सब राजा मेरे अधीन हो जाए तो इससे बढ़िया चीज क्या होगी, है ना। तो अकबर की कूटनीति क्या थी कि बिना लड़े राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराना। दूसरी चीज क्या हुई
यहां से राजस्थान दो टुकड़ों में बट गया। कौन कौन? मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी। मुगल सहयोगी जो अकबर के साथ है, मुगल विरोधी जो अकबर के अगेंस्ट है। अकबर के अगेंस्ट कौन है? महाराणा प्रताप और चंद्रसेन। इन दोनों को छोड़कर जो है राजस्थान की श्रृंखला स्टार्ट हो गई। राजा पे राजा जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करे। क्यों? क्योंकि वहां के शासकों को ये चाहिए था कि शांति भी बनी रहे। हम युद्धों की वजह से सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी ध्यान नहीं दे रहे। अगर युद्ध नहीं होंगे तो हम कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर भी बढ़ सकेंगे। तो युद्ध समाप्ति से क्या व्यवस्था हुई? शांति की व्यवस्था हुई, राइट। इंपॉर्टेंट, नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया। अकबर ने क्या करवाया? देखो प्रश्न पूछेंगे आपको। शुक्र तालाब, पहला फैक्ट, कहाँ स्थित है? नागौर में। किसने बनवाया? अकबर ने। जब नागौर दरबार बना रहे थे, चल रहा था, उस टाइम पे शुक्र तालाब का निर्माण कराया। अब यहां से श्रृंखला प्रारंभ हुई मारवाड़ में वैवाहिक संबंधों की, शादी करने की। किससे? मुगलों से। तो पहली शादी किसकी हुई? उदय सिंह की बेटी मानीबाई। उदय सिंह की बेटी कौन थी? मानीबाई, जिनको जोधाबाई कहते हैं। मारवाड़ में किससे शादी करी? मारवाड़ की जोधाबाई की शादी किससे हुई? जहांगीर से हुई थी। और इसी जोधाबाई को जगत गोसाई की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ये ध्यान रखना है, आपको प्रश्न पूछा जाता है। और जो शाहजहां हम पढ़ते हैं वो इन्हीं का बेटा है। ठीक है, क्लियर हुआ? नागौर दरबार मेंस के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कल्ला रायमलोद पर। कल्ला रायमलोद मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था, सिवाना का सामंत था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 1590 में अकबर के खिलाफ सिवाना में दूसरा साका किया था। कब किया था? 1590 में। किसके खिलाफ किया था? अकबर के खिलाफ, सिवाना में किया था। ठीक है, पृथ्वीराज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के हैं, ने इनके मरसिये लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ ने इनके मरसिये लिखे थे। मरसिये क्या होते हैं? मरसिये मरने के उपरांत इनकी वीरता के गुणगान के लिए जो लिखे जाते हैं, वीरता के लेख, इनको क्या कहते हैं? हम मरसिये। मरने के उपरांत लिखे जाते हैं। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कल्ला रायमलोद के मरसिये किसने लिखे थे? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और पृथ्वीराज राठौड़ में को 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो आगे बहुत सारी चीजें हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किताबें लिखी हैं, इनकी और क्या फेमस बातें हैं। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए, रायमलोद के मरसिये पृथ्वीराज राठौड़। क्लियर है? महाराजा गज सिंह, महाराजा गज सिंह। गज सिंह, सबसे पहली चीज क्या है? दलथम्बन की उपाधि। दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी? दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ये पूछा जाता है, याद रखना है। महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है। अब एक बेगम थी महाराजा गज सिंह की। गज सिंह की बेगम का नाम था अनारा बेगम। ये अनारा बेगम की बात काफी सुनते थे। अनारा बेगम की बात काफी सुनते थे। तो अनारा बेगम एक दिन आई और गज सिंह को कहे कि महाराज आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि मेरे जो छोटा बेटा है उसको तो आप क्या बनाएंगे? नागौर का राजा। और जोधपुर का राजा किसको बनाएंगे? जसवंत सिंह को। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह और अमर सिंह दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके 2 बेटे थे अनारा बेगम के, तो जसवंत सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह को तो क्या दे दिया? नागौर दिया। और जसवंत सिंह को क्या दिया? जोधपुर दिया। क्लियर है? अनारा बेगम के कहने पर यह काम हुआ। अमर सिंह राठौड़ को नागौर का राजा बनाया गया। फिर एक इंपॉर्टेंट, मतीरे की राड़।
मदिरा क्या होता है? मदिरा किसी ने सुना है? वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज। तो मदिरे की राड, राड मतलब लड़ाई, कि ऐसा हुआ था कि एक दीवार पे मदिरा किसके क्षेत्र में गिरा, उस बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। बहुत छोटी सी बात पे लड़ाई हुई और वो एक युद्ध के रूप में बदल गई थी। कब हुई थी मदिरे की राड? 1644 ईस्वी में मदिरे की राड हुई थी। मदिरे की राड किसके किसके बीच में हुई थी? अमर सिंह और कर्ण सिंह बीकानेर के। नागौर और बीकानेर के क्षेत्र में उन्होंने कहा ये मदिरा हमारे गिरा है, ये मदिरा हमारे गिरा है, इस बात पे लड़ाई हो गई। किनके किसके बीच में हुई? अमर सिंह और कर्ण सिंह। कोशिश कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि किताबों के लिए आप अलग से एक पेज लेके बैठे, उसी तरीके से युद्ध के लिए भी एक पेज लेके बैठे। काफी युद्ध आएंगे तो आपके मिक्स ना हो जाए, या फिर आपके एंड टाइम पे जब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट युद्ध याद करने हो तो आप उस पेज को देख के याद कर सकते हैं। हम ऐसे ही करते थे जब एग्जाम पास में होता था, तो इतना समय नहीं होता कि आप पूरे नोट्स पढ़ें। तो आप जैसे साहित्य का 1-2 क्वेश्चन फिक्स है, आपने वो पेज पढ़ लिया, आपका काम हो गया। आपने युद्ध का एक पेज पढ़ लिया, वो काम हो गया। ऐसे क्षत्रियों का एक पेज पढ़ लिया, वो काम हो गया। तो आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनते चले जाते हैं। प्री का यही कंसेप्ट है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, आप उसका क्रक्स एक पेज पे लिख दो, ठीक है, और जब एंड टाइम आएगा तो आप फटाफट उससे रिवीजन कर सकेंगे। ये आपको बेनिफिट करेगा काफी। तो आप युद्ध के लिए भी मेरी मानो एक पेज बना लो, जिसमें लिखो मदिरे की राड 1644 अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में हुआ था। अमर सिंह राठौर के बारे में एक फेमस बात थी, वो डरते नहीं थे किसी से। मुगल दरबार में गए, मुगल दरबार में उनकी ईगो पे एक बात आ गई थी, उन्होंने तलवार उठाई और सलावत खां को मार डाला, सीधा सलावत खां को भरे दरबार में मार डाला। तो कितना हिम्मत वाला राजा था। मुगल दरबार में जाने के बाद तो शाहजहां का दरबार लग रहा था, उन्होंने मीर बख्शी सलावत खां को जाके तलवार से मार डाला, वो उनके लिए फेमस थे। चलिए आगे बढ़े। गज सिंह के बारे में पढ़ लिया, इनकी उपाधि किसने दी थी, महाराजा की उपाधि किसने दी थी, किनके कहने पर इन्होंने नागौर का राजा अमर सिंह और जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। मदिरे की राड इंपॉर्टेंट है, अलग से लिख लीजिएगा। अमर सिंह राठौर को कटार का स्वामी कहते थे। अभी बताया मैंने आपको कि वो तलवार लेके एक झटके में उन्होंने सलावत खां को मार डाला था। इनको क्या कहते हैं? कटार का स्वामी। देखिए छत्रियां लिखते चलिएगा। 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी नागौर में है, ठीक है, किसकी है? अमर सिंह की। ये छतरियां बहुत आएगी है। 8 खंभों की छतरी प्रताप की है, 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की है, 16 खंभों की छतरी अमर सिंह की है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। तो ये सब आपको याद करते हुए चलना है। तो 16 खंभों की छतरी नागौर में है, किसकी? अमर सिंह की। मरसिए मैं आपको बता चुकी हूँ, युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए घायल जाने पर उनकी वीरता में लिखे जाने वाले को क्या कहते हैं? मरसिए। अभी हमने किसके मरसिए पढ़े थे? याद कीजिए, कल्ला राय मलोथ, ठीक है, पृथ्वीराज राठौर ने। सामेला, सामेला क्या होता है? ये फिर आर्ट एंड कल्चर आ गया। ये आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामेला क्या है? दुल्हन पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना। प्रश्न पूछते हैं ये, आप जब रीति रिवाज वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सामेला आएगा। दुल्हन पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना। अमर सिंह की हत्या उनके अर्जुन सिंह गौर ने करी थी। आगरा किले में अमर सिंह दरवाजा है, जिसे शाहजहां ने बंद करवा दिया था। कालांतर में अंग्रेज अफसर जॉर्ज स्टील ने इसे खुलवाया था। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? ये है, मरसिए है, सामेला है। ये तो आपको ध्यान होने ही चाहिए, याद सब रखना है, परंतु इसको आप कंठस्थ करते चलिए, एकदम याद करते चलिए, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं महाराजा जसवंत सिंह पर। महाराजा जसवंत सिंह, एक धर्मत का युद्ध चल रहा था इंडिया लेवल पे। जब आप इंडिया में पढ़ेंगे, धर्मत का युद्ध चल रहा था। तो धर्मत के युद्ध में वापस आने पर हाडी रानी जसवंत दे, इनकी वाइफ का नाम भी जसवंत दे था, इनके पति का नाम भी जसवंत है, इन्होंने दरवाजे नहीं खोले थे। वो बोले थे कि भाई आप जीत के नहीं आए हो तो दरवाजे हम बंद करते हैं। इन्होंने खजुआ के युद्ध में भी भाग लिया था। तो आपसे सीधा अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ ले कि धर्मत के युद्ध और खजुआ के युद्ध दोनों में भाग लेने वाले कौन से ऐसे मारवाड़ के महान प्रतापी शासक रहे हैं, तो वो कौन है? महाराजा जसवंत सिंह। औरंगजेब ने इन्हें काबुल का गवर्नर
बनाया था, क्योंकि इन युद्धों में वो किनके साथ थे? औरंगजेब के साथ थे, इसलिए औरंगजेब ने इन्होंने काबुल का गवर्नर बना दिया था। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब राजस्थान से बाहर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जसवंत सिंह की डेथ कहाँ हुई थी? काबुल में जमरूद का थाना नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाहर के हमको याद करने हैं, जो भी आएगा बाहर के तो याद करना है। काबुल में जमरूद का थाना में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु, फिर डायलॉग आया, तो डायलॉग अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक डायलॉग पढ़ाया था मैंने, शेरशाह सूरी से रिलेटेड, ठीक है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसके लिए कहा था? गिरी सुमेल के युद्ध के लिए। उसी तरीके से जसवंत सिंह के लिए इन्होंने, औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। मान लो स्टेटमेंट ही आ जाए कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, किसने कहा था और किसके लिए कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह के लिए। क्लियर? जसवंत सिंह के बेटे पृथ्वी सिंह ने शेर के साथ लड़ाई की थी। ये चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीजें आपको मैंने बता दी। इसमें से आपको क्या क्या याद करने जैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और प्री। पुस्तकें, फिर आप पुस्तकों वाला वो पेज खोलिए, और जैसे ही पुस्तकें आए अब आपको क्विक वो पेज खोलना है जहां पे आप किताबें लिखते चल रहे हैं। डेली आपको रिवीजन करना है उन किताबों का। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आपको किताबें रिवाइज करनी है, क्योंकि साहित्य की किताबें एक साथ याद नहीं होगी। आप सोचो कि एग्जाम से 10 दिन पहले हम पढ़ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, वो ह्यूमन नेचर है। तो आप कोशिश कीजिए कि साथ के साथ आप किताबें पढ़िए। जसवंत सिंह की पुस्तकें ये सारी, आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार, ये नहीं है, अपरोक्ष सिद्धांत सार ओनली, ये चारों किताबें जसवंत सिंह की हैं। ठीक है। जोधपुर में राई का बाग महल का निर्माण कराया था। राई का बाग महल का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने। कहाँ कराया था? जोधपुर में। फिर इंपॉर्टेंट, मोहनौत नैन्सी। मोहनौत नैन्सी बहुत बार सुना भी होगा, राजस्थान के इतिहास में अपना एक महत्व रखते हैं। क्यों महत्व रखते हैं? ये जनगणना, ये गजट, ये आज तो हम फैमिलियर है कि जनगणना होती है, गजट होता है। उस समय पर जब इतना डिजिटलाइज जमाना भी नहीं था, उस टाइम पे किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं गजट लिखूं, मैं जनगणना करूं, जनगणना के बारे में सोचा। वो कौन थे? मोहनौत नैन्सी। इन्होंने किताबें कौन सी लिखी? नैणसीरी ख्यात, ये पहला ख्यात ग्रंथ है। देखो प्रश्न यही बन जाता है, राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ कौन सा है? अब हम बहुत फैमिलियर है नैणसीरी ख्यात, पर हमारे मन में वो डाउट आ जाता है कि क्या ये सही है? क्या इतना इजी कैसे हो सकता है? यही है आंसर। राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ कौन सा है? नैणसीरी ख्यात। मारवाड़ा परगनारी विगत, इसी पुस्तक को, इसको 2 नंबर में पूछा भी गया है। मारवाड़ी परगनारी विगत, इसको मारवाड़ का गजट कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनौत नैन्सी, इन्होंने क्या करा है मारवाड़ी परगनारी विगत में? जनगणना का उल्लेख किया है। मैंने अभी आपको बताया था जनगणना, तो जनगणना का उल्लेख इन्होंने इसमें किया है। अंत में क्या हुआ था? मोहनौत नैन्सी और इनके शासक में थोड़ी अनबन हो गई थी, या इनके ईगो पे कोई बात आ गई थी, तो ये उस परेशानी को झेल नहीं पाए। तो इनके भाई सुंदरदास जी के साथ दोनों ने मिलकर क्या कर दी थी? आत्महत्या। ईगो इतना बढ़ गया था कि इनको मतलब कर्जा भी बढ़ गया इनके ऊपर, और विश्वास की कमी हो गई थी, तो उन्हें जीवित रहना उचित नहीं लगा और इन्होंने आत्महत्या कर दी। पूछा गया प्रश्न है ये वाला कि किसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है? रारेस में बोल लो, पटवारी, एलडीसी, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, सभी में ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को किसका बोला है? राजपुताने का अबुल फजल। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के बेटों को, अजित सिंह व दलथम्मन को दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद किया था। दलपति मिश्र
अब एक किताब का नाम फिर आ गई, जसवंत उदोत। ये जसवंत उदोत कविता की रचना किसने करी थी? दलपति मिश्र ने। आपकी उस कॉपी में आप वापस नोट डाउन करते चलिए। चलिए अब हम आते हैं फिर एक इंपॉर्टेंट राजा पे, अजित सिंह। अजित सिंह में आपको दुर्गादास राठौड़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं। 30 वर्षीय संघर्ष क्या है? ये देखिए, ये मारवाड़ का और मेवाड़ का इतना ये गठबंधन जो बना था इस 30 इयर्स के संघर्ष का, इसका इंटरव्यू तक में भी पूछा गया कि आप जानते हो क्या इसके बारे में। तो बहुत लोग विश्व के इतिहास में चले जाते हैं, वो विश्व का इतिहास नहीं पूछना चाह रहे थे, वो इसका पूछना चाह रहे थे। तो आप इसका ध्यान रखिए। अजित सिंह, दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खींची और गौरा। दुर्गादास राठौड़ जो है, इन दोनों की हेल्प से अजित सिंह को वापस जोधपुर लेके आ गया। एक अजीब बात दिखेगी, देखो अजित सिंह की हेल्प करने वाला एक व्यक्ति दुर्गादास राठौड़ था, बहुत ईमानदार। और इन्होंने क्या करा, इनका सबसे पहला एम क्या था कि अजित सिंह को जोधपुर लेके आ जाओ, लेके आ गए। गौराधाय, जैसे पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान किया था बनवीर के आने पर उदय सिंह को बचाने के लिए, वैसे ही गौराधाय ने अपने पुत्र का बलिदान किया था। किसे बचाने के लिए? अजित सिंह को बचाने के लिए। इसीलिए गौराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। मारवाड़ का राष्ट्रगीत कौन सा है? सबसे पहले एक फैक्ट, मारवाड़ का राष्ट्रगीत कौन सा है? धूसो। उस धूसो में भी गौरा का नाम लिया जाता है। इतनी बलिदानी महिला थी जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान किया अजित सिंह के लिए। अब फिर यही जोधपुर में गौराधाय की छत्री है। गौराधाय थी भी जोधपुर की और जोधपुर में ही इनकी छत्री है। दुर्गादास राठौड़ ने अजित सिंह को कौन से स्थान पर रखा था? तो दुर्गादास राठौड़ ने अजित सिंह को बचाना इनका मेन उद्देश्य था। तो कहीं तो वो सेफ जोन में रखेंगे, तो कौन से स्थान पे रखा इनको? कालिंदी सिरोही में। कहाँ रखा? ये प्रश्न पूछा गया है। कालिंदी सिरोही में रखा। किसके पास रखा? जयदेव पुरोहित के पास रखा। ठीक है, आप कभी भी पढ़ेंगे, बहुत सारे राजा ऐसे आएंगे जिनको सेफ जोन में कहीं ना कहीं रखना होता था। तो दुर्गादास राठौड़ ने अजित सिंह को कहाँ रखा? कालिंदी में। और किसके पास रखा? जयदेव पुरोहित के पास रखा। राइट, ओके, ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से? गौराधाय कौन थी? राष्ट्रगीत कौन सा है? गौराधाय की छत्री जोधपुर में है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूं। दुर्गादास राठौड़ ने अजित सिंह को कालिंदी सिरोही में कहाँ रखा? जयदेव पुरोहित के यहाँ। अब मेवाड़ में भी आप राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। दुर्गादास राठौड़ ने राज सिंह के साथ मिलकर राज सिंह कौन है? मेवाड़ के हैं। उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा लिया। उन्होंने क्या? औरंगजेब का बेटा कौन था? अकबर। तो ये दोनों मिले किसके साथ? अकबर के साथ में। और उन्होंने ऐसी कूटनीति से अकबर का विद्रोह किससे करा दिया? औरंगजेब के साथ में करा दिया। ठीक है, औरंगजेब की चालाकी के कारण अकबर को, औरंगजेब ऐसे बहुत शातिर था, तो उसको पता चल गया कि ये जो है कुछ गलत हो रहा है। तो इन्होंने क्या करा? औरंगजेब ने चालाकी के कारण अकबर को कहाँ भेज दिया? दक्षिण भारत भेज दिया, संभाजी के पास। समझ में आ रही है कहानी? राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों मिले। उन्होंने क्या करा? भाई औरंगजेब को तो पागल नहीं बना पा रहे, अकबर के पास जाते हैं, इनके बेटे के पास। पर औरंगजेब भी कम नहीं था। औरंगजेब को पता चल गया कि ये जो है कुछ चालाकी चल रही है, तो इन्होंने अकबर को भेज दिया शंभा के पास में। अकबर के बेटे बेटी हुए बुलंद अख्तर व सफियतु निशा। इनको दुर्गादास राठौड़ ने अपने पास रखा था। ठीक है, लेकिन जब किसके कहने पर? ईश्वरदास नागर के कहने पर उनको दुर्गादास ने उन्हें वापस सौंप दिया। बुलंद अख्तर और सफियतु निशा इनके बेटे थे, अकबर के बेटे थे। उन्होंने किसके कहने पर दिया? ईश्वरदास नागर के कहने पर फिर से अकबर को सौंप दिया। ठीक है, जोधपुर का राजा अजित सिंह फिर से बन गए। अब देखो, मैं जो 30 वर्षीय संघर्ष बता रही हूं वो ये है।
मारवाड़ राठौड़ों का, कि दुर्गादास के नेतृत्व में अजित सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास ने कितनी मेहनत करी। आपको देख के लग गया होगा, हर जगह उनकी संघर्ष चल रहे हैं कि अजित सिंह जो है जोधपुर का राजा बन जाए। 30 साल तक उन्होंने इनके लिए संघर्ष किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 30 वर्षीय संघर्ष। इसमें मारवाड़ राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष। इनमें किनका किनका रोल है, दुर्गादास का रोल है, राज सिंह का रोल है, गौराधाय का रोल है, ठीक है। परंतु देखिए, जिस अजित सिंह के लिए दुर्गादास ने इतनी मेहनत करी थी, उन्हीं अजित सिंह ने जोधपुर को, दुर्गादास जी को जोधपुर से निकाल दिया, ठीक है। अब फिर इंपॉर्टेंट बात है, आगे की बातें देखो। अजित सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुख सियर के साथ कर दिया। अंतिम राजकुमारी थी यह, अंतिम राजकुमारी थी जिसकी शादी मुगल बादशाह से हुई थी। तो ये फिर बात आ जाती है मारवाड़ की पहली और अंतिम। तो ये अंतिम राजकुमारी कौन थी, इंद्र कंवर, जिनकी शादी जो है मुगलों के साथ हुई थी। और अजित सिंह की हत्या उन्हीं के बेटे बख्त सिंह ने कर दी। दुर्गादास राठौड़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन दुर्गादास राठौड़ के बारे में अलग से पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, जन्म सालवा जोधपुर में हुआ था। पिता आस्करण थे, जागीर इनकी लुणेवा पिता ने दी थी। अब इसमें याद करने वाली चीजें क्या है, एक तो इनका जन्म, एक इनकी छत्री और एक इनकी उपाधियां। ये बहुत जरूरी चीज है। दुर्गादास जी की छत्री, मैंने आपको क्या कहा, राजस्थान के बाहर अगर कुछ भी है तो आपको वो याद करना है। उनकी छत्री कहाँ थी, उज्जैन में क्षिपा नदी के किनारे। उज्जैन जो कि एमपी में आता है, में क्षिपा नदी के किनारे इनकी छत्री है। पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, सिर्फ आरएस में ही नहीं, दूसरे एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। इनकी उपाधियां, इनको राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं, राजपूताने का गहरी बोल्डी कहते हैं, और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। ये उपाधियां से सुशोभित है। अगर आपके 2 नंबर में सीधे दुर्गादास राठौड़ आता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, तो आपको सारी बातें लिखनी, 30 वर्षीय संघर्ष लिखना है, अजित सिंह की हेल्प लिखनी है, कैसे उन्होंने गौराधाय मुकुंदा सिंह हेल्प से अजित सिंह को बताया। उपाधियां इनकी क्या है, इनकी छत्री कहाँ है, इनका जन्म कहाँ है, ये सब लिख दोगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पूरे नंबर आ जाएंगे। तो आप साथ के साथ में इनको प्री मेंस को अलग ना समझे, एक ही साथ लेके चले इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभय सिंह। अभय सिंह की एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के काल में जो है खेजड़ली में जो घटना हुई थी वृक्षों को लेकर, वो इन्हीं के समय में घटित हुई थी, ठीक है। बात है खेतड़ी घटना की 1730 ईस्वी में, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हुई थी। अमृता देवी विश्नोई हम सब फैमिलियर है, ऐसा मैं मान सकती हूँ। इनके नेतृत्व में 363 लोगों ने, ये अभय सिंह जी जो है पेड़ों को कटवाने के लिए जंगल में उन्होंने आदेश दे दिए थे कि पेड़ों को कटवा दिया जाए। वो कटवाने के लिए उन्होंने भेजा, परंतु वहां के लोग जो बिश्नोइयों के नियमों में होता है कि पेड़ों की रक्षा करना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो 363 लोग वहां पे पेड़ों से लिपट गए, और सबसे पहली महिला कौन थी, तो अमृता देवी विश्नोई थी, जो पेड़ों से लिपट कर बोलते कि अगर हमारा पेड़ कटता है और हमारी गर्दन कटती है तो हमारी गर्दन भी सस्ती है उस एक पेड़ से, ठीक है। तो सबसे पहले शहीद होने वाली अमृता देवी विश्नोई थी। इनके नाम से ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, और खेजड़ली में वृक्ष मेला भी आयोजित होता है। क्लियर है। फिर ये दोनों किताबों में लिखो, आप किताब उस पेज को खोलो जिसमें आप लिख रहे थे, कर्णीदान और वीरभाण, ये दोनों ही, ये पहला प्रश्न बनता है प्रीलिम्स के हिसाब से कि कर्णीदान और वीरभाण किसके दरबारी लेखक थे, दरबारी विद्वान थे। तो इन दोनों का आंसर तो होगा अभय सिंह। क्लियर है। दूसरा प्रश्न बनता है कर्णीदान की पुस्तक का नाम क्या था, या फिर यहाँ पे विद्वान, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किताब है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप ये याद करके चलिए, आपको मिलान करो, सुमेलित करो, असंगत कौन सा है, प्रश्न देखने को मिलेंगे ही है। तो आप याद करो कर्णीदान की कौन सी किताब है, सूरज प्रकाश,
और वीरभाण की राज रूपक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कर्णिदान की सूरज प्रकाश और वीरभाण की राज रूपक। डन। अब आते हैं अपन मान सिंह पे। मान सिंह ने गौरख संप्रदाय के पायस देवनाथ को अपना गुरु बनाया था। ठीक है, पायस देवनाथ को अपना गुरु बनाया था। मान सिंह जब जालौर में थे तभी देवनाथ ने उन्हें राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी, इसलिए इनको अपना गुरु बना दिया। जोधपुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर किसने बनाया था? मान सिंह ने बनाया था। नाथ संप्रदाय का मंदिर, देखो वो फिर कला संस्कृति आ गई है इसमें, आर्ट एंड कल्चर फिर आ गई इसमें, है ना। तो नाथ संप्रदाय का मंदिर कौन सा है? महामंदिर। कहाँ है? जोधपुर में है। किसने बनवाया? मान सिंह ने बनवाया। राइट। मान सिंह की पुस्तक, जैसे हम पढ़ ही रहे कि नाथ संप्रदाय, तो इसी से आप रिलेट करो कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? नाथ चरित्र। नाथ चरित्र, सब कनेक्टेड है। नाथ संप्रदाय, ये जब भी नाम आए तब आपका कनेक्शन पूरा मान सिंह से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पुस्तक नाथ चरित्र, नाथ संप्रदाय, महामंदिर मान सिंह में है। जोधपुर में मान पुस्तकालय बनवाया था। जोधपुर में इन्होंने क्या बनवाया था? मान पुस्तकालय बनवाया था। ये मोटी मोटी बातें मान सिंह की थी। इनके दरबारी कवि कौन थे? राजा बाकीदास। देखो इन पे 2 नंबर में, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, किताबें पूछी हुई है, तो आप किताबें वापस से अपनी बुक्स वाला वो जो पेज है उसको खोलिए और उसमें लिखना चालू कीजिए। ठीक है, बाकीदास, पहला प्रश्न, बाकीदास किनके दरबारी कवि थे? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह। ठीक है, दूसरा, पुस्तकें, बाकीदास नाम इजी है, बाकीदास ख्यात, इन्हीं के बारे में बात है। मान जसो मंडल, कवि बत्तीसी और दातार बावनी, ये आपको देखने को मिल सकता है प्रश्न। तो फिर कह रही हूं किताबें अच्छे से याद करती चलिएगा। बाकीदास ख्यात, मान जसो मंडल, कवि बत्तीसी और दातार बावनी। बाकीदास जी का प्रसिद्ध गीत है। इस गीत में अंग्रेजों के, बाकीदास जी बोलते थे भाई अंग्रेजों के साथ देने वाले जो है वो देशद्रोही होते हैं, तो उन्होंने एक गीत गाया था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, हमारे मुल्क के ऊपर कौन आ गए हैं? अंग्रेज आ गए। तो ये काफी प्रसिद्ध गीत हो गया था। तो ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसने लिखी है? बाकीदास जी ने लिखी। इन्होंने क्या कहा है? अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना करी है। और लास्ट में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि हो गई थी मान सिंह के काल में। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? जोधपुर का पूरा राठौड़ खत्म हुए। अब हम नेक्स्ट क्लास में बीकानेर के पढ़ेंगे।